साथियों, द कुश वॉइस में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024, उसकी एक तरीके से आप समझिए तारीखें बिल्कुल नजदीक आने लग गई हैं। किसी भी समय चुनाव आयोग इस महासंग्राम 2024 की घोषणा कर सकता है। तो हम जो जो हाईलाइटेड सीटें हैं, जिन पे कड़ा मुकाबला रहने वाला है, ऐसी सीटों पे बातचीत करेंगे। आज हम यूपी की बिजनौर सीट, लोकसभा सीट, जहां से अभी बीएसपी के सांसद मलूक नागर सांसद हैं वहां से अभी, तो उस सीट का क्या आंकड़े हैं, क्या नहीं आंकड़े हैं, क्या समीकरण बन रहा है, उस सब पे असद शेख जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। असद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कुछ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस मौके पे बोलने के लिए मुझे मौका दिया है इस मुद्दे पे बोलने के लिए। दूसरी बात, सबसे बिजनौर पहले लोकसभा मेरा गृह क्षेत्र भी है। तो आप ज्यादा नजदीक से चीज को बता पाएंगे क्योंकि आप वहीं से बिलोंग जी करते हैं। कल ट्विटर जी पे जी। नंबर 3 पर ट्रेंड था, जनता मांगे मलूक नागर। हम्म। सबसे पहली टिप्पणी तो इसके ऊपर मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, जनता मांगे मल्लूक नागर, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा था ना कि बिजनौर लोकसभा की जनता मांगे मल्लूक नागर। क्योंकि जब आप हाँ। बिजनौर लोकसभा में और हम्म। बिजनौर की सदर सीट, जो बिजनौर लोकसभा का सबसे अहम हिस्सा ही कहा जाता है, बिजनौर लोकसभा का माहौल बिजनौर की सदर सीट तय करती है। या चांदपुर में, या मीरापुर में, या पुरकाजी में, या मेरठ के हस्तिनापुर जो बिजनौर लोकसभा में पड़ता है उसमें जाएंगे देखेंगे, तो आपको जगह जगह लोग बैठे हुए मिलेंगे। गांव देहात का बहुत बड़ा इलाका है, और उनसे सभी से आप पूछेंगे तो वो पूछेंगे कि भाई 5 साल में कुछ हुआ हो या ना हुआ, हमने सांसद जी को देखा नहीं। ओ, ये बिजनौर लोकसभा के लोगों की अपने सांसद जी से नाराजगी है। और इस नाराजगी ही की वजह है कि आज ट्विटर पे मल्लूक नागर जी को, मैं कैसे कहूं, आप समझ पा रहे हैं, ये आप खुल ट्रेंड के करवाना कह पड़ गया। सकते हैं। हाँ, ये हमारा ये ट्रेंड चैनल करवाना पड़ गया इसीलिए कि यहाँ खुल के बात हो सकती है। कि जनता मांगे मल्लूक नागर। वरना जीते हुए हम्म। सांसद थे, मोदी जी की लहर में जीते थे, गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे जीते थे। आपको ये ट्रेंड क्यों करवाना पड़ रहा है? क्योंकि लोगों में आपके प्रति नाराजगी है। तो अभी वहां का जमीनी आंकड़ा क्या है, संख्या बल के हिसाब से थोड़ा सा एक बार दर्शकों को आप बता दीजिए। देखिए, संख्या बल के हिसाब से उस लोकसभा सीट पे सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम वोटर्स की है। यानी कि और यूपी मुस्लिम भी बिजनौर में सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम है। जी, बिजनौर लोकसभा सीट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो 5 विधानसभा सीट और 3 जिलों में पड़ती है। ठीक है। बिजनौर सदर सीट, बिजनौर ठीक। चांदपुर सीट, ये बिजनौर जिले में हो गई। उसके हम्म। अलावा मुजफ्फरनगर जिले की 2 सीटें, पुरकाजी जो एसटी ठीक। रिजर्व है, जहां से अनिल कुमार जो अभी भी कैबिनेट मंत्री बने हैं वो विधायक है। ओके। मीरापुर मीरापुर जहां से राष्ट्रीय लोकदल ने, जहां के विधायक चंदन चौहान को लोकसभा का उम्मीदवार बिजनौर लोकसभा के बनाया, वो हम्म। विधायक है। ठीक है। हस्तिनापुर दिनेश खटीक भाजपा के वहां से विधायक है। और बिजनौर सदर जहां से शुचि शुशि चौधरी जी विधायक है। और इस सीट की एक और खासियत यह है कि ये वही सीट है, ये वही उस सीट का परिसीमित हिस्सा है जहां से, जिस सीट ने मायावती जी को पहली बार संसद में भेजा था। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक गौर करने वाली बात है। मायावती जी को पहली बार संसद में भेजने वाली सीट यही थी। और भी हम्म। बहुत सारी चीजें रही हैं। बसपा का एक तरह से सीट पे दबदबा रहा है, क्योंकि मुस्लिम और दलित आबादी यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में है। कोई आंकड़ा कितना है कितना हाँ, नहीं है? आंकड़ा, बिल्कुल 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 मैं बता पाऊंगा आंकड़ा। करीबन 35 से 38% के करीब मुस्लिम वोटर इस सीट पे है। मुस्लिम बाहुल्य ठीक है। सीट भी इसे कहा जा सकता है। और हम्म। 18 से 20% यहाँ पे दलित समाज का वोटर है। तो एक तरह से हम्म। ये उन्हीं की सीट कही जाती है। इसीलिए यहाँ आप देखेंगे, बीएसपी चुनाव जीते या ना जीते इस सीट पे, 2019 में हालांकि जीती, लेकिन हर चुनाव में बीएसपी यहाँ पे फाइट में रहती है। मलूक नागर जी जब 2014 में चुनाव जीते थे, तो 2,80,000 वोट लेकर के आए थे। वो कम वोट नहीं मिला था उन्हें, तब भी बहुत 2019 में? अच्छा उन्होंने चुनाव 2014 में। अच्छा। मलूक नागर जी यहीं से चुनाव लड़े थे, हाथी के टिकट पे, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे। ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि ये एससी और मुस्लिम सीट वाला, और मलूक नागर गुर्जर समाज से आते हैं, और गुर्जर वोट भी इस सीट पे 1.5 लाख के करीब आ जाता है।
तो एक सामाजिक समीकरण बना था और मल्लुक नागर जीत करके यहाँ आ गए थे। यानी कि दलित, मुस्लिम और गुर्जर, ये तीन आ जाए साथ तो ये 50% से ऊपर जा चुके हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, जो अभी के समीकरण में है, राष्ट्रीय लोकदल ने एक नया समीकरण शुरू कर दिया है। उन्होंने यहाँ से गुर्जर उम्मीदवार उतार दिया है। गुर्जर ठीक है। उम्मीदवार होने की वजह से अगर बसपा उम्मीदवार उतारेगी, अभी उतारे नहीं है, बसपा भी मल्लुक नागर जी को टिकट दे देती है, तो गुर्जर वोट दो 100% उम्मीदवार हो डिवाइड जाए। होगा। ठीक और है। तब सारा दारोमदार गठबंधन के प्रत्याशी पे होगा। गठबंधन के प्रत्याशी यानी उनमें तीन चार नामों की चर्चाएं हैं। कौन पहला कौन नाम से? रुचि वीरा, जो बिजनौर सदर से विधायक रह चुकी हैं। उपचुनाव उन्होंने जीता था, हालांकि बाकी कौन सारे चुनाव वो हारी हैं। कौन सी जाति से लेकिन हैं? वो राजपूत समाज से हैं। कुवरानी रुचि वीरा कही है उन्हें, कुवरानी, वो राजपाट समाज उनका रहा है। राजपाट। तो ठाकुर राजा वोट राजा कितना है वहां पे? बहुत कम तादाद में ठाकुर वोट है। लेकिन एक तरह से ये कहिए कि रामपुर से उन्हें बहुत सपोर्ट है, तो वो हर बार टिकट मिल जाता है। हारे या जीते, हाल स्थिति ये है कुछ भाई, मैं आपसे बता दूं, बहुत अच्छा आपने कह दिया। 2019 में भी उन्होंने बिजनौर लोकसभा से टिकट मांगा, जब बिजनौर लोकसभा बसपा के गठबंधन में चलेगी। 17 में वो विधानसभा लड़ी थी सदर सीट से। तो मल्लुक नागर जी को बहन जी हाँ कर चुकी थी। तो उन्हें 250 किलोमीटर दूर आंवला लोकसभा भी चुनाव लड़ने भेज दिया गया, वो वहां पे भी हार करके आ गई। ओ। तो बिजनौर बिजनौर तो के अभी बारे में भी एक वो लाइन, टिकट की मेरी दावेदार हैं? टिकट की दावेदार है। मेरी बात मैं कंप्लीट कर लूं। मेरी उस्ताद है नाहिद फातिमा जी, आप जानते हैं उन्हें, अपना अखबार चलाती हैं। उन्होंने एक बात लिखी थी बिजनौर के लिए: बिजनौर, तुम तो सिर्फ बेवफाई सहने के लिए बने हो। बिजनौर के साथ सब बेवफाई करते हैं, बिजनौर वफादार बनता है, लेकिन बिजनौर के साथ सब बेवफाई करते हैं। हाँ, दूसरी बात, दूसरे उम्मीदवार है बहुत चौंकाने वाला नाम, मेरठ की किठौर सीट से विधायक शाहिद मंसूर जी। आजम खान का कैबिनेट यानी 2012 से 17 में वो मंत्री रहे हैं। हम्म। 2 बार मेरठ लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। 4 बार विधायक रह चुके हैं। और रसूखदार राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अखिलेश यादव जी का ये मानना है कि उन्हें मेरठ से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन शाहिद मंसूर जी ने कहा है कि मैं मेरठ से नहीं, मैं बिजनौर लोकसभा से बिजनौर चुनाव से लड़ना चाहता लड़ना चाहते हूं। उसकी वजह है, हैं। शाहिद मंसूर जी का ये कहना है कि मैं हस्तिनापुर विधानसभा से भी वोट लेके आऊंगा, जहां हम्म से आज तक किसी जीते हुए प्रत्याशी को वोट नहीं दिया गया है। और तीसरे, बिल्कुल। उसके अलावा एक और समीकरण ये बिठाया जा रहा है, ये कुछ तरीका ढूंढा जा रहा है कि जो आपको भी खबर होगी कि बहन जी अगर गठबंधन में आती हैं, तो हो सकता है शाहिद मंसूर साहब हाथी के चुनाव चिन्ह पे भी चुनाव चुनाव लड़ते लड़ हुए जाए। नजर आ जाए। हम्म। जी। और तीसरा उम्मीदवार? तीसरे उम्मीदवार, चौंकाने वाली बात है कि रालौद से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके डॉक्टर नीरज चौधरी जाट। सपा उन हम्म। पे भी दांव खेल सकती है, सपा उन्हें भी उम्मीदवार बना सकती है। यानी कि अभी जो आपकी बात से जो निकल कर आ रहा है, जैसे आपने शाहिद मंसूर साहब का जिक्र किया है, जी। शाहिद मंसूर साहब यदि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, जो जितना मेरी समझ है, राजनीतिक समझ है, मुस्लिम वोट तो उनके पास आ जाएगा, लेकिन मुस्लिम के साथ कौन आएगा? यदि वो बीएसपी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें भी पता है कि मुस्लिम के साथ एक दलित का, जो आपने बताया कि एक अच्छी तादाद दलितों की है, तो वो साथ आ जाएगा, तो सीट निकलना उनके लिए एक आसान काम हो जाएगा, वो सीट निकालना। और तीसरी बात जो मेरी आपसे बातचीत में मुझे समझ में आई कि मलूक नागर, क्योंकि रालोद वहां से गुजर उम्मीदवार उतार रही है, तो इसका मतलब है कि मलूक नागर को बीएसपी टिकट नहीं देगी, क्योंकि एक चुनाव में दो गुजर उम्मीदवार, ऐसा बीएसपी नहीं चाहेगी, क्योंकि उससे समीकरण नहीं बन पाता है। इस पे आपकी एक छोटी सी टिप्पणी मैं चाहूंगा। नहीं, देखिए बीएसपी क्या सोचती है, ये तो बड़े से बड़ा पत्रकार या वो एनालिस्ट नहीं बता सकता। लेकिन मैं इस समीकरण पे एक टिप्पणी जरूर कर सकता हूँ। हाँ। बहुजन समाज पार्टी के लिए 2024 में अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं, हालांकि अब ये तस्वीर साफ होनी है, तो मल्लूक नागर से अच्छा प्रत्याशी अभी कोई नहीं है। अच्छा, क्योंकि यानी कि मल्लूक मलूक नागर प्रभावी हैं। नहीं, उसका प्रभाव होने की वजह है ना, इस उत्तर प्रदेश में भाजपा का तो सत्ता में, सत्ताधारी पार्टी की हम बात नहीं करते, जो सत्ता में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है
जिसको वोट मिलना ही मिलना है। आप प्रत्याशी डॉक्टर कुश जी को कहिए, मुझे कहिए, मल्लूक नागर जी को, उन्हें वो वोट मिलेगा ही। उसके अलावा ईएसपी का जो अगर खुद का वोट है गठबंधन वो का तो जाएगा। एग्जैक्टली उसके अलावा अगर अगर बसपा का प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आता है, तो मुस्लिम समाज भी उसे वोट देता है, जैसा पिछली बार भी दिया। तो ऐसा नहीं कि मलूक नागर प्रभावी नहीं है, लेकिन जनता से नाराजगी को वो किस तरह दूर कर पाएंगे, क्या चीजें होंगी, वो एक अलग यानी कि पैटर्न हो सकता फिलहाल आपका कहना है कि बसपा प्रत्याशियों में मलूक नागर ही इस वक्त दमदार कैंडिडेट हैं, यदि है। जी। बीएसपी की तरफ से देखा जाए। और उनका दम तो संसद में सबने देखा, जब कुछ लोग संसद में घुस गए थे तो मलूक नागर और हनुमान बेनीवाल ने हाथ साफ करने में देरी नहीं लगाई थी, उसके ऊपर लेकिन उससे उनको जनता पकड़। का कोई लाभ नहीं हुआ, वो अलग बात हाँ, है। उन चीजों से अच्छा जनता का एक कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन गुजर बिरादरी से आने वाले मलूक नागर कितनी टक्कर बीएसपी की टिकट पर दे पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। क्या बीएसपी उनको टिकट देगी? और समाजवादी पार्टी की तरफ से किसको इस रणभेरी में उतारा जाएगा? क्या कुंवर एक रानी को पॉइंट रह गया है। उतारा जाएगा या कोई मुस्लिम कैंडिडेट एक दिया जाएगा? जी। सूर्य भाई, एक पॉइंट रह गया है, मैं उसे भी ऐड कर देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय लोकदल को बेसिकली जाट समाज की पार्टी कहा जाता है, कभी जाट। लेकिन हुआ क्या, उन्हें 2 सीटें लोकसभा की मिली, और उन्होंने हम्म। एक पे जाट समाज के राजकुमार सांगवान जी को उतारा, एक पे चंदन चौहान जी को। तो जाट हम्म। समाज में कहीं ना कहीं नाराजगी कि भाई पार्टी हमारी, संगठन हमारा, कोशिश हमारी, गठबंधन हमारा, तो दोनों सीटों पे हम क्यों ना लड़े। तो ये भी बिल्कुल बिल्कुल। देखने वाली बात होगी कि कहीं रालोद से नाराज, क्योंकि वहां पे भाजपा का उम्मीदवार तो होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। भाजपा से नाराज जो लोग हैं या जाट समाज है, क्या वो कोई समीकरण अपना बना के किसी और प्रत्याशी को वोट तो नहीं देते? क्योंकि हम ये भूल रहे हैं कि बिजनौर लोकसभा पे जाट समाज बहुत अच्छी तादाद में है। चांदपुर, बिजनौर, हस्तिनापुर, पुरकाजी और मीरापुर, चार पांचों ही सीटों पे जाट समाज अपना प्रभाव रखता है। बहुत बहुत आपने बारीकी से असद भाई चीजों को समझाया है। एक बार उम्मीदवार घोषित हो जाए तो दोबारा हम इस पर बैठ के बात करेंगे। जरूर और जरूर अभी जरूर। जिनकी संभावनाएं बन रही हैं उनका क्या समीकरण है वो आपने बता ही दिया है। और एक हल्का हल्का जो भी पार्टी के लोग इस हमारे बातचीत को सुन रहे होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा कि जमीनी स्थिति क्या है। चलिए दोस्तों, द कुश वॉइस में आपका स्वागत है। आपने हमें देखा, हमें सुना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूपी लोकसभा 2024 चुनाव में जितने भी हम वीडियोस बनाएं जो जमीनी तथ्यों के आधार पर, वो आप तक पहुंच पाए। और जल्दी अगली विधानसभा नगीना पर चर्चा करने के लिए हम आपके साथ जल्दी जुड़ेंगे। धन्यवाद।